है आपका स्टडी सर्किल में। और आज हम बात करने वाले हैं जीएचआई के बारे में कि जीएचआई है क्या, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। और ये कब ये इंडेक्स जारी की जाती है, किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें हम काफ़ी कुछ आज के इस लेक्चर वीडियो में जानेंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो इसको पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं हम। जीएचआई यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको हिंदी में हम वैश्विक भूखमरी सूचकांक भी कहते हैं। और इसका जो मेन पार्ट है वो ये है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये देखा जाता है कि विश्व के जो तमाम देश हैं उनमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन या पोषण नहीं मिल पाता है। तो इस इंडेक्स में ऐसे लोगों को ही शामिल किया जाता है और क्या कुछ इसके परिणाम होते हैं, तो ये इसमें रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की जाती है। और जो अलग अलग देश हैं उससे उसकी तुलना की जाती है। और इसमें ये भी दिखाया जाता है कि जिनका स्कोर नीचे होता है उनको अच्छा माना जाता है, यानी कि उनके यहाँ ये देखा जाता है कि उनके यहाँ कम भूख है। और जिनके यहाँ स्कोरिंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा नंबर में, बड़े नंबर में होता है, तो उनके यहाँ ये बोला जाता है कि इनके यहाँ भूखमरी ज़्यादा है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जीएचआई के बारे में जान चुके हैं, अब जानेंगे कि रैंकिंग इस साल की जो रैंकिंग हुई है उसमें किस देश को कौन सी रैंकिंग मिली है, इंडिया को क्या रैंकिंग मिली है, और जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनको क्या क्या रैंकिंग मिली है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बारे में जानेंगे जो इंडेक्स है इसका पब्लिकेशन कौन सी संस्था करती हैं, इसकी शुरुआत कब हुई और इस पब्लिकेशन का उद्देश्य क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि स्कोरिंग कैसे दी जाती है कंट्रीज़ को, अलग अलग कंट्रीज़ को। साथ ही ये भी देखेंगे कि जो आंकड़ा होती है इस इंडेक्स को जारी करने के लिए, जो आंकड़े होते हैं वो किन किन संस्थाओं से इकट्ठे किए जाते हैं या उनका कलेक्शन किया जाता है। और ये भी साथ में ये भी देखेंगे कि वैश्विक परिदृश्य क्या है और विश्व में भुखमरी की क्या स्थिति है। और साथ ही ये भी देखेंगे कि भारतीय परिदृश्य में क्या है और भारत में भूख की क्या स्थिति है, कितने लोग इससे प्रभावित हैं। और अभी जो 2021 का जो डेटा आया है या इंडेक्स जो आया है उस पर इंडिया ने विरोध जताया है कि जो आपका जो डाटा है वो आपने सही से कलेक्शन नहीं किया है। तो इसमें भारत ने जो पक्ष दिया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भारत द्वारा जो प्रारंभ पहले हैं, भारत जो भूखमरी से निपटने के लिए जो भी काम कर रही हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसा कि हमने जीएचआई के बारे में पहले ही जान लिया है, अब जानते हैं रैंकिंग के बारे में। तो इस साल की जो रैंकिंग की गई है इसमें टोटल 116 देशों को शामिल किया गया है और भारत का जो रैंक है 101वां है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो आंकड़ा है वो बहुत ऊपर है, बड़े अंकों में है। इसके लिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ भुखमरी की समस्या गंभीर है, ठीक है। और पिछले साल 2020 में यानी कि हमारा जो रैंक था वो 94 था। तो पिछले साल से इस साल की जो तुलना करें अगर, तो हम पाते हैं कि पिछले साल से हमारा रैंकिंग और भी बिगड़ा है और देश में जो भुखमरी की स्थिति है वो और भी ख़राब हुई है और ये चिंता का विषय है। और अब देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका क्या स्थिति है। तो अफ़गानिस्तान है, सिर्फ एक अफ़गानिस्तान है जिसका 103 है, यानी कि भारत से भी ख़राब है इनका प्रदर्शन इसमें। और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान 92वें नंबर पर है, तो उनका कम है, ठीक है। और नेपाल और बांग्लादेश का देखें तो इनका 76 है। साथ ही म्यांमार का अगर हम देखें तो इनका 71 है, श्रीलंका का 65 है। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना इससे निकल चुका है और चाइना 118 के जो बीच वाले आंकड़े हैं उसमें है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, इस साल तो वैसे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो अच्छे कंडीशन में जो कंट्रीज़ आते हैं उनमें चाइना आ गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसका रैंकिंग तो हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे इंडेक्स पब्लिकेशन, इस इंडेक्स को पब्लिक कौन करता है। हाँ, तो ये जो पब्लिकेशन जो है वो 2 यूरोपियन एनजीओज़ हैं, ठीक है। यूरोप के ही 2 एनजीओ हैं वो करती हैं। एक है कंसर्न वाइल्ड लाइफ, वो आयरिश एनजीओ है जो 2007 से जुड़ा है इसमें। और एक है वेल्ट हंगर हिल्फे, ये जर्मन की एनजीओ है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके इस जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, इसको जारी करते हैं। ये दोनों संयुक्त रूप से इसको प्रकाशित करते हैं।
और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, और ये जो 2021वां वाला संस्करण है ये इसका 16वां संस्करण था, ठीक है। और शुरुआत इसकी सबसे पहले अमेरिकी एक संस्था थी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने और वर्ल्ड हंगर हेल्थ दोनों मिलके इसकी शुरुआत किए थे दोनों मिलके। लेकिन 2018 में जो अमेरिकी संस्था है IFPRI, इसने अपनी जो भागीदारी थी उसको त्याग दी है। तो अब बस 2 ही NGO बचते हैं, कंसर्न वाइल्ड लाइफ और जो वर्ल्ड हंगर हेल्थ है, ये दोनों बस अभी इसका प्रकाशन करती हैं। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं इसका उद्देश्य, ये जारी करने का उद्देश्य क्या है, इस इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है वैश्विक हो गया, वैश्विक, क्षेत्रीय या देश स्तर पर जो भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य ये है कि वैश्विक स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर और देश के स्तर पर जो भूख की जो समस्या है, भूखमरी की जो समस्या है, उसको मापना है और उसको ट्रैक करना है, उसको कम करना है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि गणना कैसे की जाती है। तो गणना में 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। गणना में इसके तो 3 डायमेंशंस लिए गए हैं और 4 इंडिकेटर्स लिए गए हैं। ओके, तो इसके जो डायमेंशंस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके डायमेंशंस जो है वो है अपर्याप्त खाद्य सप्लाई, ठीक है, इसको 1/3 भार दिया गया है। और उसके बाद आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर, इसको भी 1/3 दिया गया है। और उसके बाद आता है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, बाल अल्प पोषण, इसको भी 1/3 दिया गया और इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, एक है वास्टिंग और एक है स्टंटिंग। तो अब हम इसके इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं, उसमें और भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो इंडिकेटर में 4 इंडिकेटर टोटल लिए गए हैं। एक है अल्प पोषण या अंडर नरिशमेंट, इसमें अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या को रखा गया है कि ऐसे कितने जनसंख्या है जिनको अपर्याप्त कैलोरी मिल रहे हैं। ओके, जिनके पास पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पा रही हैं, उन जनसंख्या को इसमें शामिल किया जाता है। और दूसरा है चाइल्ड वास्टिंग, यानी कि 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका वज़न उनकी ऊंचाई के हिसाब से तुलना की जाती है कि अगर उनका हाइट एक माप रहता है कि अगर इनका हाइट इतना है तो उस लिहाज से इनका वज़न क्या होगा। ओके, और ये 5 साल के बच्चों के लिए किया जाता है। और तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तो इसमें भी 5 साल के बच्चे को ही रखा जाता है और इनका ये देखा जाता है इसमें कि इनकी उम्र अगर 5 साल है तो उस हिसाब से इनका वज़न कितना होना चाहिए, तो ये मापा जाता है। अगर इनका वज़न कम होता है तो ये इसमें शामिल किए जाते हैं ये बच्चे। और इनको क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। ओके, और जो चाइल्ड वास्टिंग है इसको तीव्र कुपोषण को दर्शाता है ये चाइल्ड वास्टिंग। और चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन को दर्शाती है। और चौथा जो हमारा इंडिकेटर है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि बाल मृत्यु दर, और इसमें भी 5 साल के बच्चे को ही शामिल किया जाता है, या 5 साल से जो अंडर 5 ईयर जो बच्चे होते हैं उनको शामिल किया जाता है और देखा जाता है कि उनकी मृत्यु दर कितनी है। तो हमारा गणना हो गया इसके 3 डायमेंशंस और 4 इंडिकेटर्स। अब हम देखते हैं इसका स्कोरिंग कैसे किया जाता है। तो इसको स्कोरिंग में हम 4 संकेत लेते हैं, जैसा कि हमने पीछे बताया कि इसमें टोटल 4 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। तो इन 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर क्या होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100 बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है। ओके, जहाँ 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो जितना अगर आपका जो नंबर है वो कम होगा उतना अच्छा माना जाता है, और जितना बड़ा नंबर होगा उतना ख़राब माना जाता है। तो 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर माना जाता है यानी कि 0 भूख माना जाता है, और 100 को सबसे ख़राब माना जाता है। इसमें दूसरा है प्रत्येक देश के GHI स्कोर को गंभीरता के आधार पर निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक तक वर्गीकृत किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, इनका जो वर्गीकरण किया जाता है सभी देश को कि कौन से देश को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें जो होता है सबसे अच्छा होता है उसको डार्क ग्रीन में दिखाया गया है। अभी जो इस साल इंडेक्स जारी की गई है उसमें मतलब एक मैप के थ्रू दिखाया गया है कि कौन सी कंट्री कैसे कंडीशंस में है। तो जो सबसे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे सबसे लो भूखमरी का पाया गया है, वहाँ पे उसको डार्क ग्रीन में दिखाया गया, और लाइट ग्रीन वाले हैं तो उसको मॉडरेट में जो मॉडरेट जहाँ की सिचुएशन है उसको लाइट ग्रीन में दिखाया गया, और जो येलो है उसको
जो सीरियस कैटेगरी में जो कंट्री आते हैं उसको येलो कलर में दिखाया है। जैसे हम भारत को ही ले लें तो इसको भारत को येलो में दिखाया गया है, यानी कि भारत की जो भुखमरी की जो कंडीशन है भारत में वो गंभीर बना हुआ है। और जो अलार्मिंग सिचुएशन है, जिनका सीरियस से भी ज़्यादा मतलब ऊपर आते हैं और भी ख़तरनाक हैं, उनको ऑरेंज कलर से कलर किया हुआ है। और जो एक्सट्रीम अलार्मिंग है, जहाँ सबसे बदतर है, ठीक है, ख़राब से भी जो ऊपर होता है बद से बदतर हो जाना, तो उसको रेड कलर से दिखाया गया है। इसमें मैं मैप दिखा रही हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्कोरिंग का हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो इनमें आंकड़े जो लिए जाते हैं, ये तो वैसे एनजीओज़ हैं, ठीक है, ये खुद से ये आंकड़े अलग अलग इंस्टीट्यूट से लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ये किन इंस्टीट्यूट से आंकड़े कलेक्शन करते हैं। तो जो अल्प पोषण का डेटा है, यानी कि अंडर नरिशमेंट वाला जो डेटा है, वो FAO यानी कि फूड रिलेटेड जो UN की ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उससे अल्प पोषण का डेटा लिया जाता है। और बाल मृत्यु का जो डेटा है वो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इससे लेता है। और तीसरा जो है बच्चों की वेस्टिंग और स्टंटिंग की जो डेटा है वो यूनिसेफ से। हम सभी जानते हैं कि यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए और उसके हेल्थ के लिए काम करती है। और फिर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हेल्थ के लिए काम करती है। और फिर बहुत सारे ऐसे जो योजनाएं होती हैं हमारे देश में भी चलती हैं, उनमें वर्ल्ड बैंक जो है वो धन देने का काम करती है। तो ये सभी संस्थाएं मिलके इन सभी संस्थाओं से लिया जाता है। जैसे बच्चों की वेस्टिंग और स्टंटिंग के लिए जो डाटा एकत्रित किए जाते हैं वो यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक से के तीनों के संयुक्त डेटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, तो ये हमारा डाटा संग्रहण हो गया। अब हम देखते हैं वैश्विक परिदृश्य के बारे में कि जो भुखमरी की जो अभी हालत है विश्व स्तर पर वो कैसी है। तो सबसे पहले इसमें भुखमरी समाप्त करने संबंधी जो कार्यक्रम का निष्पादन किया जाता है वो बहुत अच्छा नहीं पाया गया है। अभी जो इस साल का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये कहा गया है। और वर्तमान में जो है वो GHI ग्लोबल अनुमानों के आधार पर पूरी दुनिया, विशेष रूप से 47 देश जो हैं वर्ष 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहेंगे। यानी कि जो हमारा SDGs का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है, और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पीछे ना छूटे। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि ये 2030 तक अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके, अब हम फूड सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। तो दूसरा है खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता, ठीक है, बढ़ते संघर्ष। यानी कि अब देखते होंगे अक्सर न्यूज़ में आता है कि कहीं कुछ सिविल वॉर है या फिर गृह युद्ध कहीं चल रहा है, कुछ भी है। जैसा अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने प्लान किया और फिर बहुत सारे लोग का लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, है ना। तो ऐसे में तो नॉर्मल चीज़ों की वैसे भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो इसमें जो खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता से रिलेटेड जो भी पहलू है उसके बारे में देखते हैं कि बढ़ते संघर्ष हो गया, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसम की जो चरम सीमा है, कोविड-19 महामारी से जुड़ी आर्थिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियाँ भुखमरी स्तर को क्या करती हैं, बढ़ा रही हैं आजकल, ठीक है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे भी खाद्य सुरक्षा पर संकट आ गया है, क्योंकि इससे जो हमारा खाद्य उत्पादन होता था तो उस पर इफेक्ट पड़ा है। साथ ही कोविड-19 महामारी के बीच में आपने देखा कि सभी देशों में लॉकडाउन लगा दिए गए, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत किस्म की प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और इसमें आर्थिक प्रॉब्लम भी है, स्वास्थ्य की मतलब हेल्थ की से रिलेटेड भी प्रॉब्लम शुरू हुई, ठीक है। और इन सभी ने मिलकर आखिरकार में क्या किया कि भूखमरी का जो स्तर है, ठीक है, जो इनका लेवल है उसको और क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया है। ओके, अब दूसरा है दशकों की गिरावट के बाद कुपोषण का वैश्विक प्रसार बढ़ रहा है। अभी कुछ टाइम क्या हुआ था पीछे के सालों में कि इसका जो वैश्विक भूखमरी कुपोषण का जो स्तर था, ठीक है, उसमें गिरावट हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली ये हो रहा है कि इसमें भी वृद्धि हो रही है। और आगे है यह बदलाव भूख के अन्य उपायों की विफलता का एक प्रमुख संकेत हो सकता है। क्षेत्रों, देशों और समुदायों के बीच व्यापक असमानता है, जिससे सतत विकास लक्ष्य का जो स्लोगन है किसी को भी पीछे न छोड़ने का, उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और आगे है अफ्रीका, विशेष रूप से उप सहारा और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र जहां भूखमरी का स्तर सबसे अधिक है। दोनों क्षेत्रों में भूख का अंतर
भूख का जो स्तर है गंभीर बना हुआ है, यानी कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका का उप सहारा रीजन हो गया, और दक्षिण एशिया, जैसे दक्षिण एशिया में के कंट्रीज़ हैं आप उनमें देख सकते हैं, उसमें इंडिया को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी में जो भूखमरी का स्तर है वो गंभीर स्तर पर बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा वैश्विक परिदृश्य में कि मतलब विश्व में भूखमरी का क्या स्तर है। अब हम देखते हैं भारतीय परिदृश्य में, देखते हैं कि भारत में भूखमरी का क्या स्तर है। तो वर्ष 2000 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2000 में भारत का जो GHI स्कोर था वो 27.5% था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 38.8% हो गया है। यह GHI का स्कोर जो है वो गंभीर स्तर माना जाता है, ठीक है। और इसमें 2000 से लेकर के और अभी के 2021 में अगर हम तुलना करें तो इसमें भी वृद्धि हुई है। जैसे और आगे है जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अब अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर है। भारत में चाइल्ड स्टंटिंग में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वर्ष 1998-99 में इसका स्तर जो था वो 54.2% था, जो अब घटकर 2016 से 18 में 34% हो गई थी। लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। और अब हम बात करते हैं चाइल्ड स्टंटिंग का स्तर देख लेते हैं। तो ये था 1998-99 में इसका जो स्तर था वो 17.1% था, जो कि अभी के हाल के दिनों में 17.13% हो गया है। तो इसमें वृद्धि ही देखने को मिली है। और इस स्कोर के आधार पर भारत का स्थान 15 सबसे निम्नतम देशों में है। ओके, भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों का स्थान भारत से भी पीछे है। हम इससे पहले जब रैंकिंग की बात कर रहे थे तो उसमें हम देख चुके हैं कि जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भारत से अच्छी स्थिति में है, यानी कि उससे पीछे मतलब अच्छी स्थिति होती है। तो ये भी इंडिया के लिए कंसर्न की बात है कि जो हमारे पड़ोस के देश हैं, हम मतलब उनसे हमारी इकोनॉमी बड़ी है, ठीक है, फिर भी हमारे यहाँ ये सभी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, तो इससे हमारे देश का भी छवि खराब होता है वर्ल्ड स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर। अब देख लेते हैं जो विवाद हुआ था, विवाद के क्या कारण है और भारत ने क्या पक्ष दिया है। तो भारत का जो पक्ष है वो ये है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए दावा किया है कि FAO द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली जो है वो अवैज्ञानिक है। और सरकार के अनुसार वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट 2021 और द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 पर FAO रिपोर्ट ने निम्नलिखित तथ्यों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। तो अब देख लेते हैं कि क्या FAO की क्या गलती रही है जिसके वजह से भारत ने इस पर आरोप लगाया है कि इन्होंने जो रिपोर्ट इस बार जारी की है वो सही नहीं है, अवैज्ञानिक है। तो ये है, इस रिपोर्ट का जो मूल्यांकन है 4 आधारों पर किया गया है। यह सर्वे भौतिक रूप से न करके, बल्कि जो इस बार की जो सर्वे हुई थी वो भौतिक रूप से न करके टेलीफोन के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो इंडिया का ये पक्ष है कि जो आपने इस साल की जो सर्वे की है वो आप भौतिक रूप से ना करके टेलीफोन से की है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारे सही आंकड़े छूटे हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए FAO को। दूसरा है, अल्प पोषण के वैज्ञानिक माप के लिए वजन और ऊंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि टेलीफोन सर्वे के दौरान इसमें विसंगतियां पाई गई है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि FAO ने जो सर्वे किया है तो उसमें विसंगतियां पाई गई है। और आगे है, इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी कोविड अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े पैमाने पर प्रयास की अवहेलना की गई। यानी कि इस बार जो रिपोर्ट जारी किया गया है, जो इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है, उसके लिए जो FAO ने जो आंकड़े इकट्ठा किए थे उसी में कमी थी। एक तो पहली बात कि इन्होंने टेलीफोन के माध्यम से सर्वे कराया, ऊपर से जो आंकड़े इनको शामिल करने थे वो तो वैसे छूट गए, प्लस जो प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, उन्होंने गरीब कल्याण के लिए जो अन्न योजना शुरू की, फिर आत्मनिर्भर भारत के लिए जो योजना शुरू की, उनको तो इन्होंने शामिल ही नहीं किया। तो ऐसे तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का जो इंडेक्स है वो बिगड़ेगा ही, है ना, गड़बड़ाएगा ही। अब देख लेते हैं
के खैर इसमें ये कहा जा सकता है कि FAO को आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी देश का अगर रैंकिंग गिराना अच्छी बात नहीं होती है, आगे से इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अब देखते हैं कि भारत द्वारा जो पहलें की गई है, भारत ने जो भुखमरी से निपटने के लिए पहल की है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला तो है कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया है। इसमें क्या किया गया है, उचित खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, ठीक है। और इसमें ये जो कार्यक्रम है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये FSSAI द्वारा FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। दूसरा है पोषण अभियान, ये है इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में या 8 मार्च को शायद 8 मार्च को शुरू किया गया था। इसका जो लक्ष्य है वो स्टंटिंग, अल्प पोषण और एनीमिया जैसे, ठीक है, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों और किशोर जो लड़कियां होती हैं उनके बीच एनीमिया और अल्प पोषण की जो समस्या है उसको कम करना है। और तीसरा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये तो इसी से समझ में आ जाता है कि जो महिलाएं होती, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनसे रिलेटेड है। और ये जो वो योजना है वो भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ही क्रियान्वित की जा रही है। और ये टोटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना है। और ये 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू एक मातृत्व लाभ योजना है, ठीक है। इसमें कुछ बेनिफिट्स के मतलब इसमें कुछ पैसे दिए जाती हैं जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, उनको उनके हेल्थ पे खर्च करने के लिए, ताकि वो अपने फूड का जो उनका फूड है उसमें कुछ ऐसे पोषण वगैरह शामिल करें जिससे उनकी जो समस्या है, अल्प पोषण की समस्या है, उससे निजात मिले। और अगर माता पोषित होंगी तो उनके बच्चे भी पोषित होंगे, अगर माता कुपोषित होंगी तो उनके बच्चे भी कुपोषित होंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और इसको कंट्रोल करना ज़रूरी भी है। और तीसरा है फूड फोर्टिफिकेशन, चौथा है इसका नंबर, फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन या फूड इनरिचमेंट प्रमुख विटामिनों तथा खनिजों जैसे आयरन हो गया, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी को चावल, दूध एवं नमक आदि मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करना है ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके। तो फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी आदि को जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मिला के उनकी जो इनरिचमेंट पावर होती है उनको बढ़ाया जाता है। अब आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्से को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। और ये कानूनी अधिकार है। और ये जो है ये इंडिया में मतलब जो चलाया जा रहा है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। ऐसा विश्व में इस लेवल का खाद्य सुरक्षा जो एक्ट है ऐसा कहीं नहीं चलाया जा रहा है, सबसे बड़ा इंडिया में ही चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन निवारक रोगों के खिलाफ टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से संबंधित है और वैक्सीन हो गया और निवारक रोगों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इसके आगे है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। ये 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था और ICDS योजना के तहत 6 सेवाओं, ठीक है। इसमें पहला है पूरक पोषण, ठीक है। उसके बाद है पूर्व विद्यालयी गैर औपचारिक शिक्षा, तीसरा है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, 4 है टीकाकरण, 5वां है स्वास्थ्य जांच एवं छठवां है रेफरल सेवाओं का पैकेज। तो इसमें 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को शामिल किया गया है और उनको ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो ये था आज का हमारा टोटल GHI के बारे में। GHI में जो भी इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं, उसमें कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको टाइम पर लेकर आएँ और देखते रहें। होप ये आपके लिए यूज़फुल हो और अच्छा कर पाएँ आप लोग एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद।